अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फाउंडेशन ऑफ मेजरमेंट्स इन फिजिक्स में हमारे पास एक्सरसाइज का है पोर्शन बी, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, विच बेस क्वांटिटी आर यू वर्किंग विद। तो आपने बतानी है वो बेस क्वांटिटी जिसके साथ आप वर्किंग करते हो, ठीक है। वाई बेस क्वांटिटीज कंसीडर्स एज द फाउंडेशंस ऑफ आर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम बेस क्वांटिटीज को जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी जो फाउंडेशन कह सकते हैं, बुनियाद कह सकते हैं, वो हम क्यों कंसीडर करते हैं, हमने वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेफर, जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है वो मेरे पास है जी, कि जो बेस क्वांटिटी जिससे मैं काम करता हूँ वो मेरे पास क्या लेंथ है। लाइक अगर मैं सफर कर जाता हूँ तो मैं लेंथ देखता हूँ मैंने कितना किलोमीटर किया सफर, ठीक है। और जो मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ फ्रॉम माई इंस्टीट्यूशन टू माई हाउस, तो मोस्टली हम जो अपना सफर तय करते हैं डेली, तो हम लोग लेंथ से ही हमारा जो है वास्ता पड़ता है। तो मोस्टली मैंने इसलिए लेंथ लिख दिया, बाकी की बात नहीं थी, आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था क्यों हम लेते हैं, तो उसका जो आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं आपको रीड आउट करवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो बेस क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज हैं जो किसी से ड्राइव ना हो, हमारे पास बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो वो एक फंडामेंटल तौर पर काम करेंगे। जैसे देखो मेरे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है। अब वॉल्यूम मेरे पास क्या होता है, लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। मैं थोड़ा और आसान करता हूँ आपके लिए, एरिया वो कहता है लेंथ ज़रब विड्थ। अब मेरा बेटा आप यहाँ पे गौर करो इन दोनों फॉर्मूले में, तो लेंथ मेरे पास क्या है, लेंथ है, ये भी क्या है, लेंथ ही है। हाइट क्या होती है, लेंथ, ये भी हमारे पास लेंथ थी, वक्त क्या थी, लेंथ थी। एक और एग्जांपल लेते हैं, फोर्स। फोर्स हमारे पास कैसे होती है, मैथ इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, चेंज इन वी ओवर चेंज इन टी, मतलब वेलोसिटी। अब देखो वी क्या होती है हमारे पास, एक्स ओवर टी। अब इनको एनालाइज करो, देखो इसके अंदर क्या एक्स क्या होती है, लेंथ। टाइम क्या है हमारे पास, सेकंड है, टाइम टी क्या है, टाइम है। इसको मैं टी लिख देता हूँ, ऐसा लिखूंगा टी लिखूंगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है मेरे पास टी, और मैथ क्या है हमारे पास, ये भी मेरे पास एक बेस क्वांटिटी है ना मैथ। तो देखो ये भी मेरे पास बेस क्वांटिटी थी, ये भी बेस क्वांटिटी थी, ये भी बेस क्वांटिटी थी, ये भी बेस क्वांटिटी, ये भी और एक्सेलरेशन भी किसका कॉम्बिनेशन है, बेस क्वांटिटीज का। मतलब ये कि हमारे पास जो क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज हैं वो बेस क्वांटिटी से मिल के जो है, रियल लाइफ में वॉल्यूम की बात की, एरिया की बात की, फोर्स की बात की, मोमेंटम की बात कर ली, किसी भी क्वांटिटी जो ड्राइव हो, वो कुछ बुनियादी जो है वो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, बेस में बुनियादी क्वांटिटी से मिलकर बना है, जिनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं ना। अब उनको क्यों फॉर्मेशन, क्योंकि वो उनसे मिलकर बनी है। जैसे एक घर ईंटों से मिलकर बनता है, तो इसकी जो फाउंडेशन वो क्या है, ईंटों की है। तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज हैं वो फाउंडेशन है बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो आई होप आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हम आपको आंसर्स का रीड आउट देता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी हो चला जाए। तो कहता है जी, बेस क्वांटिटीज आर अ फंडामेंटल यूनिट्स दैट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर यूनिट्स। तो हम जो हमारे पास जो है यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएगा, लगा दीजिए, यहाँ पे मिक्स प्रिंट है, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है जो दूसरी फिजिकल हमारे पास जो क्वांटिटीज है उनसे ड्राइव नहीं होता। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं तमाम फिजिकल क्वांटिटीज का, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। जिस तरह से वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी होता है, तो वही मैंने चीज बात की कि हमारे पास क्या है कि बेस क्वांटिटी वो होती है जो दूसरे से ड्राइव ना हो, और हम इनको फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक इसी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरों से मिलकर नहीं बनती बल्कि इनसे दूसरी चीजें मिलकर बनती। लाइक हमारे पास फोर्स बनी, एरिया बना और एक्सेलरेशन बना, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो कंसेप्ट क्लियर आउट हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज हाउ डू यू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि आप जो साइंटिफिक नोटेशन नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट क्या होती है कि जब हम नंबर्स को जो है या तो नंबर काफी बड़ा जैसे 0.003 है या 3000 को चेंज करके, तो आप इस टाइम फॉर्म रखते हैं पावर में, है ना। जैसे मैं ये था 3 × 10 की पावर क्या आएगा, -3 आएगा, और ये जो आएगा 3 × 10 की पावर +3 आएगा। कोई साइड पे था ये पॉजिटिव में है, और अगर ये साइड पे 0 होता तो नहीं इसमें। इन सिंपल बात मैंने इसको प्रॉपर से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बताने के था। तो जब आपने मल्टीप्लाई करना हो तो अपने करना करता आपका जो कोफिशिएंट होता है ना, पहले समझ में आउट कर दे दूंगा, सेम लिखा हुआ चीज़ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है मेरा कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट जो दे रहा हूँ मैं, तो करना वैसे मल्टीप्लाई करना है आपने, आपको करना तो जो कोफिशिएंट्स होंगे ये वाले कोफिशिएंट कहते हैं, इनको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपका वो कह रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 क्या आएगा, 6 आ गया। और मल्टीप्लाई करना क्या होता है, अपने जो पावर होते हैं जिसे एक्सपोनेंट्स कहते हैं, उनको अपने करना है प्लस। तो 3 - 3 + 3 0। तो मेरे पास 6 आंसर आएगा, 10 की पावर 0। तो जब किसी पावर 10 की पावर 0, किसी पावर 0 किसी भी चीज की पावर वो 1 पर होता है, ठीक है। तो 6 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे 1 होता है बताता हूँ। देखो आप देखो इतने बड़े रकम ले लो, लेट्स मानिएगा अब ये ले ली मैंने रकम ये भी, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या थी, 10 की पावर ये वाली 3 बनी, नीचे 10 की पावर 3 बनी। 10 की पावर को पहले हो जाएगा 10 की पावर 3 - 3, 10 की पावर क्या है 0।
है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो 10 पावर 0 है ना, असल में हमारे पास 1 नहीं है। समझ आ गई आपकी, इस तरह से। और इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 3 है, उसमें सिर्फ ये क्या करना, डिवाइड करना है। मैं दोनों को रिजल्ट बाद में कर दूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो अब डिवाइड करके क्या करना है आपने। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, मैं वही क्वेश्चन देता हूँ ताकि उससे मेरा क्लैरिटी आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर उसने हमसे कहा था कि आपने मल्टीप्लाई करना है। जब डिवाइड करेगा तो आपने इसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड कर देना। जैसे देखो 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा, और पावर क्या करना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो देखो -3 है पास, माइनस किया, ये प्लस का 3 आ गया। सही है, अब देखो आगे हमारे पास ये क्या देगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 6 है ना, माइनस का 6 आ गया। तो 10 की पावर क्या आ गया, -6 मेरे पास आ गया। समझ बात की, जब वो मल्टीप्लाई करेगा तो आपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और जब डिवाइड करेगा वो तो आपने उनको डिवाइड करना है। बट यहाँ पे मसला कहाँ पे आएगा कि जब आप प्लस कर रहे थे पावर को तो वो मल्टीप्लिकेशन में होगी, और डिवीजन में आप उसमें माइनस करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसमें कि आपने जो कह रहे थे हम बात कर रहे हैं कि जब डिवीजन होगी तो पावर माइनस करना है, वो क्यों करना होता है, ये बताओ, ये चीज समझो। देखो जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था ना, असल में यहाँ पे हो क्या रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे पास सुना था 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या थी 3, और साथ में मेरे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता था 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। तो देखो इनको ना, इनको देखो, इनको क्या 6 हो गई है मल्टीप्लाई। सही है, मल्टीप्लाई देखो 10 की पावर 3 ये थी, तो 10 की पावर यहाँ पे प्लस 6 हो गया, देखो 3 + 3 है। सही है, मतलब ये -3 आएगा यहाँ पे, 2 - फार्मूले वाला प्लस आएगा, लेकिन क्वेश्चन में माइनस है, उस वजह से आया, ऐसे ही है। लेकिन देखो जब मेरे पास डिवाइड होगा ना तो क्या होगा, देखो 3 10 की पावर क्या है 3/3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। सॉरी उल्टा होगा ना, मेरे पास रकम गलत होगी, ऊपर माइनस वाली थी नीचे प्लस वाली थी, है ना, इस तरह से पहले हमारे पास ये वाली थी। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है मैंने बेटा, देखो अब देखो ये 3 है, 3 से 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना फॉर्म में। मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर -3, ये नीचे का प्लस था, तो ऊपर जाएगा, आ जाएगा पावर माइनस में जाएगी, तो ये माइनस में आ गया। तो देखो 10 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, -6। समझेगी, किया यहाँ पर प्लस किया हमने, देखो इनको प्लस ही किया ना हमने, लेकिन फार्मूले की वजह से क्या आ गया यहाँ पे जो ऊपर लेके गए। इसलिए एडजस्ट करने के लिए हम कहते हैं जब डिवीजन हो रही हो तो कोफिशिएंट्स को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई हो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड हो कोफिशिएंट को डिवाइड करना है, और पावर को अगर मल्टीप्लाई हो प्लस करना है, और अगर डिवाइड हो तो नेगेटिव करना है। तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट जो क्लियर आ चुका होगा, है ना। अब मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ दोनों क्वेश्चन को, और आपको जो इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है जी, जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसकी जो पावर्स हैं उनको यहाँ पर जो है आपने ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि आपके पास ये एग्जांपल थे 3.4 10 की पावर 5 और 2.1 = 10 की पावर 3। आपने जो कोफिशिएंट्स थे उनको किया मल्टीप्लाई, और आपके पास एक आंसर आ गया, और उनकी पावर को ऐड किया, और आपके पास एक आंसर बन गया। और उसके बाद आपने रीअरेंजमेंट की, और उसको सिग्निफिकेंट फॉर्म में आपने इसको एक्यूरेट करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें कहा गया था डिवाइड करना है, तो मैंने सेम एग्जांपल लिया ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास 2 नंबर थे, इसको कोफिशिएंट को मैंने किया डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर है प्रोडक्शन के बाद, और पावर मैंने कर दिया यहाँ पे जी माइनस कर दिया, मेरे पास आ गया पावर 2। तो मेरे पास जो आंसर बना इसका वो मेरे पास बना दिस 1। तो अब आपको याद रखना है अगर आपको न्यूमेरिकल कोई भी आ जाए कि आपको पूछा जाए कि अगर आपके पास सेंट्रल नंबर्स हैं उनको डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, उनको डिवाइड करके पावर्स उनको माइनस करेंगे, और प्लस होगा तो उनको मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करना है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को उनकी पावर को प्लस करना है। तो ये आपने नहीं बोलना, ठीक है। और अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप जो है जरूर कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड यू करेक्टली राइट अ मेजरमेंट ऑफ 20 मेगावाट पर सेकंड। 20 मेगावाट कैसे लिख सकते हैं, तो मेरा बेटा जो हमारे पास मेगा होता है एक्चुअली इसका सिंबल होता है हमारे पास कैपिटल M, और वाट का हमारे पास W होता है कैपिटल, और सेकंड का हमारे पास जो पर कहते हैं ना, पर हम नीचे लेते हैं, मतलब ओवर लेते हैं। जैसे हमारे पास रेट ऑफ जी हम कहते हैं ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर -1। एक्चुअली जो -1 मतलब क्या होता है, पावर को प्लस करेंगे तो M/S ऐसे, मतलब ये डिवाइड ऐसे और सेकंड ऐसे है, लेकिन हम लोग जो है सिंपल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो ये डिवाइड इसलिए भी सिंबल डिवाइड किया, हमने देखा होगा कैलकुलेटर्स के अंदर या अपने मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का 20, तो मैं 20 ले लिया, मैंने भी देखो सिंबल यूज किया, वाट का यूनिट का हमने सिंबल यूज किया, और साथ में पर सेकंड आ गया, तो हम कुछ यूं लिख सकते हैं इसको। आई होप इसको समझ आ गई आपको। नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहता है कि एक्सप्रेस करना है अपने 5 स्क्वायर किलोमीटर इनटू स्क्वायर मीटर। तो 5, ठीक है, उसका स्क्वायर है किलोमीटर्स को आपने कन्वर्ट किसमें, यहाँ पे जो है यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक आई है, तो एक्चुअली क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, ये 5 किलोमीटर का स्क्वायर ये है। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर ये बनेगा, हाँ ठीक है, सही लिखा हुआ है। तो देखो हमारे पास क्या है जी, स्क्वायर है, तो 1 जो किलोमीटर होता है वो डबल स्क्वायर होता है,
थाउजेंड मीटर के, सही है। अब उसने स्केयर का है तो हमारे पास जो 1 स्केयर होगा वो बराबर होगा इसके स्केयर के, तो ये बराबर आ जाएगा 60 के 2 ये बराबर हो गया, इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो गया 1 का आ गया है ना, तो जब मुझे 5 निकालना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5 इंटू 360 आ जाएंगे। तो देखो मीटर 5 में मीटर स्क्वायर आ जाएगा ना यहाँ पे फॉर्मूले का, तो देखो 560 साल में हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इफ द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ द टेलीस्कोप 6 meters, what would be the rough estimation of its diameter in kilometers। तो मैं अगर किलोमीटर में बताना हो, कह रहा है हमारे पास एक ऑर्डर है किसका, प्लैनेट का, जो मेरे पास टेलीस्कोप 6 है, ठीक है। ऑर्डर मेरे पास क्या है 10⁻⁶। तो मैंने अगर उसका किलोमीटर में लगाना हो तो मुझे पता है कि 1 जो किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर किस बराबर है 10⁻3 के, मतलब 1000 के, है ना, 1000 ना 1000 मीटर पर 3 होती है। और मुझे किलोमीटर में करना है, मीटर में है, तो मैं क्या करूँगा इसकी पावर को जो तोड़ दूंगा। देखो मैं इसको जो करता हूँ ताकि आपको डाटा ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखो तो मेरे पास क्या था वो 10⁻6 था, तो मैंने इसको तोड़ दिया 10⁻3 में इंटू 10⁻3 में, सामने आ गया मेरे पास मीटर, ये था ना, देखो ये 10⁻3 आ गया, और इसकी जगह मैंने प्रीफिक्स यूज किया कौन सा, किलो का, और साथ में किलोमीटर आ गया। मेरे पास आंसर आ गया 10⁻3 किलोमीटर, और मैं इसको 10⁻3 में खत्म करूँ तो 1000 किलोमीटर आ गया मेरे पास। आप इस तरह से लिख सकते हैं, उस तरह से आपका आंसर ठीक है, सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, यूजिंग द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड estimate how many times larger than the diameter of the sun is compared to the diameter of the atom। हमने एक्चुअली बताना कि इनमें डिफरेंस क्या है ना, डिफरेंस का कौन सा बड़ा है, तो उनको डिवाइड करेंगे। तो देखो मेरे पास डिफरेंट इंडिकेशन, पहले क्या थी 9, दूसरी क्या है -10, तो जब डिवीजन कर रहा हूँ है ना, तो देखो इनका कोएफिशिएंट क्या था 1 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, तो मेरे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई करके देखो पावर करना है माइनस करना है ना, तो देखो 9 -10 आएगा, तो क्या होगा प्लस का 19 है ना, 10⁻19 आ गया। तो देखो ये मेरे पास आंसर था, ठीक है। मतलब ये हमारा जो डिफरेंस है सन के ऑर्डर के और एटम के ऑर्डर के, वो हमारे पास कितने के डिफरेंस है, वो हमारे पास 10⁻19 टाइम्स लार्जर है सन एटम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 8, जो हमारे पास है जी, व्हाट इज दी पैरेलक्स एरर, हाउ वी कैन चेक इट। पैरेलक्स एरर हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को जो है क्लैरिटी दे रहे हो, जैसे लाइव प्रूफ में कह रहा हूँ, वेल एग्जांपल में कि मैं अपनी ना आंख को सामने फिंगर रखता हूँ और एक आंख बंद कर देता हूँ, तो मेरा एक तरफ से जो है ध्यान भटक जाएगा। तो ये जो एरर है ड्यू टू दी आपकी जो इनएक्यूरेसी होता है, वो हमारे पास क्या होता है जी, पैरेलक्स एरर होता है। Parallax error occurs when observer position change relative to the object being measured. It can be correctly by taking multiple measurements from different position and average result। तो जैसे मैं कहूँ कि मुझे ना तो कि स्पेस में इस्तेमाल करना मोस्टली आप स्टार एक स्टार उसकी जो आप पोजीशन में करोगे स्टार एग्जैक्टली आपको प्रॉपर्ली मिलता है, तो आप मल्टीपल लेजर्स बीम को जाके उसके लिए मिलते हो। यानी कि अगर आप दीवार के अलाइनमेंट ले रहे हो तो वहां से आपको मेजर कर रहे हो तो आप प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे, ठीक है। यानी कि अगर एक मेरे पास एक मीटर रूल है तो यहाँ से अपनी स्केलिंग लेनी थी, तो आप यहाँ से मेजर कर रहे थे, यहाँ से कर रहे थे, प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे हैं, है ना, वो कुछ बहुत तरीके में है। तो आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे उसकी और उसका फिर एवरेज लेंगे, एवरेज लेने के बाद आपके जो आंसर आएगा आपके पास जो एरर वो खत्म कर देगा, ठीक है, समझ आ गई। मतलब ऐसा एरर जो आपकी जो ह्यूमन इंटेंसिटी कह सकते हैं आंखों का देखने की वजह से या आपको प्रॉपर्ली जो सही नजर नहीं आ रहा, तो अप्रोक्सीमेशन आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे एरर आता जरूर है। बट जब अप्रोक्सीमेशन हो तो आपको करते हैं उसकी एक वैल्यू लेते हैं, जो नंबर लगेगा 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यू 5 वैल्यू हैं, उतने से डिवाइड किया जितने नंबर होंगे उसको जो आंसर आएगा हमारे पास उससे पहला हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच हमारे पास सिनेरियो इज रैंडम एरर मोर लाइकली, इनमें से कौन सा जो रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है। measuring the length of the table with ruler and estimating the weight of the fruit by hand। तो कह रहा पहले मतलब लेंथ को जो टेबल की वो रूलर से फाइंड करें या हाथ से हम जो फ्रूट को मापें फिर उसका जो वेट करें, है ना। तो देखो रूलर से करेंगे स्केल के साथ करेंगे वो हमें सही आएगी, उसमें एरर आएगा नहीं। तो एरर कहाँ पे आएगा हमारे, जब हम हाथ के साथ फ्रूट को जो है वो तोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा जो बनता है वो बनता है सेकंड वाला। इसका आंसर है एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ द फ्रूट बाय हैंड इज मोर लाइकली टू हैव रैंडम एरर ड्यू टू द वेरिएशन इन ह्यूमन जजमेंट एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द हैंड। तो हमारा जो ह्यूमन एरर आएगा वो कहाँ पर आएगा जी, जब हम लोग ह्यूमन एरर यानी हाथ से जो है वो सेव करेंगे, क्योंकि हमारी जो जजमेंट है ह्यूमन एरर जजमेंट वो सबकी अलग होगी, उसके जो हैंड की सेंसिटिविटी है वो भी सबसे अलग होगी सबकी, इसलिए जो है यहाँ पर एरर आना पॉसिबिलिटी है बजाय इसके आप स्केल से किसी चीज़ की लेंथ की पैमाइश करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जी, हाउ
वी विल डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रो स्क्रू गेज। आप किस तरह से निकालते हैं, तो हमारा फार्मूला होता है लीस्ट काउंट का, जो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। अपनी मेन स्केल की जो डिवीजन वो होती है बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वन स्केल। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास होती है स्केल की, उसकी वन स्केल की उससे डिवाइड करना होता है। सिंपल बात करूँ कि आपने स्मॉलेस्ट डिवीजन जो मेन स्केल की उसको डिवाइड करना था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से। इसका जो प्रैक्टिकल है वो कॉलम में दिखाया गया है, क्वेश्चन कॉलम में आपको जो है 1 ईयर की जगह यहाँ पर जो है स्क्रू रेशियो का मर्जिन दीजिए सेम ही काम होती है, बट यहाँ पर वैल्यू की डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर क्या करें 1 ईयर साइड की जो हमारे पास डिवीजन है वो हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर है, जैसे हमारे पास इसकी जाएगी मेन स्केल की, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 10 में। तो मैंने कहा कि आपने इसको डिवाइड करने के साथ अपने नंबर ऑफ डिवीजन थे, तो यहाँ पर इसने ये किया 1 ईयर का तो ये कि हमारे पास जो मेन स्केल की डिवीजन थी उसको डिवाइड किया किसके साथ नंबर ऑफ डिवीजन टोटल जो हमारे पास किस पे है 1 ईयर स्केल पे, फिर डिवाइड किया हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट निकले किसकी 1 ईयर कैलिपर की। इसी तरह से हम जो है माइक्रोमीटर की जो माइक्रो गेज है उसकी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेप मीटर ओवर द रूलर। हमारे पास जो टेप की है वो रूलर क्या है, जो रूलर होता है तो पेपर हमारे पास 1 मीटर का सबसे बड़ा होगा, लेकिन टेप जो है वो 100 जो है मीटर की भी आती है, इसलिए हमारे पास जो है ज्यादा मिलीमीटर पाएगी किसके होगा रूलर से। तो टेप मेयर कैन मेजर larger distance than the ruler, इसलिए हमारे पास इसकी ज्यादा अहमियत है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जी, व्हाई माइट यू चूज द वर्नियर कैलिपर ओवर माइक्रोमीटर फॉर स्पेसिफिक मेजरमेंट्स। तो हम लोग जो है वर्नियर कैलिपर क्यों यूज करते हैं माइक्रोमीटर की जगह किसी खास मेजरमेंट के लिए। तो जो हमारे पास माइक्रोमीटर होता है ना, इसको समझने वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर समझना हमारे पास थोड़ी बड़ी जो कहते हैं आप लोग मिलीमीटर यूज करें, लेकिन जो माइक्रोमीटर है उससे भी छोटी है, मतलब फाइबर की मिलीमीटर लिखना तो बहुत मिलीमीटर के लिए 0.001 मिलीमीटर लिखना होता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर करते हैं जहाँ पर मतलब चीज बड़ी ना हो तो हम लोग जो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आई वर्नियर कैलिपर might be chosen over for measurement large objects or for the measurement that does not require extreme precision provided by the micrometer। तो वहाँ पर यूज कर लेते हैं जहाँ पर ज़्यादा प्रिसीजन वगैरह चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। इन शॉर्ट बताऊँ तो वर्नियर कैलिपर हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमारे पास जो है जो मेजरमेंट ले रहे हैं ज़्यादा जो एक्सट्रीम प्रिसीजन की जरूरत ना हो, तो बहुत थिंक ना हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है हमारा जो काम है वर्नियर कैलिपर भी चल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, जो हमारे पास है जी हमने रीडिंग बतानी है किस चीज़ की वर्नियर कैलिपर की। जैसे हमारे पास यहाँ फिगर में दिया गया तो यहाँ से हमने रीडिंग निकालनी है क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नो अबाउट कि हमारे पास जो जनरल फार्मूला वो क्या है। तो जो एक्चुअल रीडिंग होती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास जो आपकी मेन स्केल की रीडिंग होती है ना, मेन स्केल की जिस मान ये स्केल जो है इसकी रीडिंग को प्लस करना था वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ जो कि हमारी यहाँ से निकलती है, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है किसके साथ अपने लीस्ट काउंट के साथ, मतलब इन दोनों को और प्लस करना था मेन स्केल रीडिंग के साथ, तो आपका आंसर निकल आता है। तो लीस्ट काउंट निकालने का तरीका मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो मेन स्केल की वैल्यू होती है हमारे पास वो हमें लेनी होती है, और नंबर ऑफ डिवीजन भी लेना है, स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है नेशनल में। तो वो हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास क्या निकलेगी 0.1 मिलीमीटर निकले, जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया था। तो हम चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन की तरफ और उसे देखते हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास मेन स्केल रीडिंग निकल रही है ना, वो हमारे पास निकल रही है 2.7 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की रीडिंग है अलाइन जब कर रहा है वो इन क्वेश्चन में अगर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे अलाइन कर रहा है मान 3 के साथ। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है यहाँ से निकाल के वो मेरे पास बन रही है 7 पे। ठीक है, तो देखो मेन स्केल की रीडिंग प्लस मेरे पास जो वर्नियर स्केल की मल्टीप्लाई बाय उसकी लीस्ट काउंट के साथ, तो मेरा कैलकुलेशन का आंसर आएगा 3.4। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया था तो आप जो ऐसे करेंगे मेन स्केल रीडिंग को प्लस करेंगे इसके साथ वर्नियर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय इनटू लीस्ट काउंट के साथ इन दोनों का आंसर निकाल के प्लस कर देंगे मेन स्केल रीडिंग, तो आपके पास टोटल एक्चुअल रीडिंग है वो निकल आएगी। इसी तरह से न्यूमेरिकल 2 है मेरे पास, न्यूमेरिकल 2 में जो वैल्यू दी गई है पर मेन स्केल की वैल्यू दी गई कितनी 1.4 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल की दी है 4। ठीक है, तो देखो पहले मैंने करना क्या है वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया मैंने मेन स्केल के साथ, तो मेरे पास आंसर निकला है 1.8 मिलीमीटर। इसी तरह से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है पार्ट 3 में मेन स्केल रीडिंग क्या है 4.5 मिलीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 5। तो टोटल रीडिंग क्या निकलेगी, पहले मैं वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करूंगा लीस्ट काउंट से और प्लस कर दूंगा किसके साथ मेन स्केल रीडिंग, तो मेरे पास निकला है 5.0 मिलीमीटर। तो देखें मेरे पास जो आंसर मैंने लिख दिया 3.4 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर एंड 5.0 मिलीमीटर। आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें भी हमने सेम करना, बट यहाँ पे करना है सभी केस के लिए, लेकिन प्रोसेस सेम है, फार्मूला सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन दी गई वैल्यू वो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग क्या है 5 मिलीमीटर, और डिवीजन हमारे पास क्या है 15। तो देखें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना होता है वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई करना लीस्ट काउंट के साथ, तो स्क्रीन पर जो हमारे पास होती है ना लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर।
ठीक है, डायरेक्ट नहीं 1 निकल के तो 0.1 मिलीमीटर, बट इन सभी केस हमारे पास जो डिस्काउंट होती है वो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई किया और 5 के साथ प्लस किया तो हमारे पास निकला है 5.1 मिलीमीटर निकला है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर 15 दिया गया मिलीमीटर और जो स्केल है 45 है ना, तो मल्टीप्लाई किया 45 और इसके डिस्काउंट को और प्लस कर दिया 15 मिलीमीटर के साथ, तो हमारे पास जो आंसर निकला है वो निकला है 15.45 मिलीमीटर। तो मेरे पास जो वैल्यूज आ गई वो आ गई जी 5.15 मिलीमीटर एंड 15.45 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज नंबर्स ऑफ अनसिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच वैल्यू। हमने बताना है कि इन ईच वैल्यू में हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितनी है। तो हमारे पास 1 से लेकर जो 9 तक नंबर होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, बट यहाँ पे डाउट आता है वो ये है कि 0 के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जो ऐसे जीरो जो हमारे पास नंबर्स के इस साइड पे आएंगे ना, दिस साइड पे ये वाला 0, इनकी वैल्यू नहीं होती, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। जो सेंटर में आ रहे हैं ये हमारे पास इस साइड पे आएंगे, राइट साइड पे, वो हमारे पास वैल्यूड होंगे। जो हमारे पास दिस साइड पे आ रहे हैं इनकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो इस साइड पे लाइक दिस आ रहे हैं, दिस वन आ रहा है, दिस वन आ रहा है, इनकी वैल्यू नहीं होगी। अब इधर साइड वाले, ये वाले जो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाले या सेंटर में 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी। बाकी 1 से लेकर 9 तक जो होते हैं उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर होते ही होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, बाकी मतलब बाकी सबकी तो है ही है ना। तो 0 पर चेक कर लेना, 0 नहीं आ गई तो देखो नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह से देखो 0 इसमें है तो 0 देखो सेंटर के अंदर है ना, तो सेंटर वाले 0 की वैल्यू होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अब थर्ड देखो 0 आए, 0 कहाँ पे सेंटर में, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो शामिल होंगे, तो क्या होंगे 2 और 4, 4 आ गया। अब देखो जिस वन क्वेश्चन था 0 कहाँ पर आ रहा है लेकिन बट इस जगह पे आ रहा है तो इसकी वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास सिग्निफिकेंट कितनी रहेगी 3 रहेगी। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे नीचे 4 एंड क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिस वन, तो देखो इसमें हमारे पास 3 0 आ रहे हैं, 4 जीरोस, बट 3 जीरोस की वैल्यू नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बट लास्ट वन इज जो हमारे पास 0 है ये इसकी वैल्यू शामिल होती है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे पास आंसर हो गया 3। इसी तरह से 7, बाकी आपको डाउट चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास 7 जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है सिग्निफिकेंट फिगर की, यानी कि हमारे पास फिगर्स हैं उनको हमने सम करके जो है मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आंसर निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ता हूँ, ठीक है। सिंपल आपने जैसे जमा करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, सिर्फ वही करना है और आपने आंसर निकाल के लिख देना है, ठीक हो गया। इसलिए जैसे कि देखो यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके हमारे पास दिस वन आंसर आ गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यही करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर आपके पास निकल आएगा। तो ये आपकी फाइनल वर्ग है, ये आपने खुद कर लेना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो 19 में मैं खुद कराऊंगा, दैट इज हाउ डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन अ वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट। देखो अगर आपके पास सर्कल आ जाए, ट्रायंगल हो, तो आप उसका वॉल्यूम जो है निकाल सकते हो बाय यूजिंग अ फॉर्मूलास। बट अगर आपके पास जो है इरेगुलर शेप आ जाए तो आप उसका जो वॉल्यूम किस तरह से निकालोगे, तो आपको मैं खुद सीधे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है कि आपने एक वॉल्यूम लेना है, सिलेंडर लेना, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है दिस वन, लाइक आपने बनाना है सिलेंडर, ठीक है, दिस वन। और सिलेंडर लेकर आपने करना है उसका पानी फिल कर लेना है, और पानी फिल करने के बाद करना क्या है आपने बेटे कि उसकी वैल्यू है नोट कर लेनी कि कितना वॉल्यूम उसके अंदर, और उसके बाद आपने करना क्या है वैल्यू नोट करके उसको V1 कर लिया अपने कि वॉल्यूम 1 था ये। अब उसके बाद करना क्या है, आपने उस जो इरेगुलर शेप है उसको उसके अंदर डिप कर देना है, और इस तरह से करना है कि वो इजीली उसके अंदर नीचे बैठ जाएगा, उसकी दीवारों के साथ फन से ना टकरा लेना। और जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा पानी का, अपने वॉल्यूम 2 को जो वॉल्यूम बढ़ा होगा डालने के बाद इरेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट है उसको, तो उसकी वॉल्यूम अपने नोट कर लेनी है। अब आपने करना है जो फाइनल वॉल्यूम है उसको माइनस जो पहले था हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम यानी V1 को माइनस करना है, तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा वो आपका उस वॉल्यूम होगा किसका, इरेगुलर शेप का। जैसे कि यहाँ पर जो है टोटल जो बताया गया हम लोग पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा है फिल द मैजिक सिलेंडर विद अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर। आपने अननोन वॉल्यूम से वाटर से फिल कर लेना है जिसका नाउन आपको पता हो, पहले से वॉल्यूम हो। रिकॉर्ड इनिशियल वैल्यू, आपने इनिशियल वैल्यू रिकॉर्ड कर लेनी है। जनरली लोअर द इरेगुलर शेप, आपने बड़े प्यार के साथ हम्बल के साथ उसको जो है उसको उसके अंदर डाल देना है सिलेंडर के अंदर। इंश्योरिंग इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड, फुल्ली सबमर्ज्ड विदाउट टचिंग द साइड्स, टचिंग साइड्स यानी उसी साइड्स को टच करने के बगैर। रिकॉर्ड द न्यू वैल्यू ऑफ द वाटर, जो हमारे पास न्यू वैल्यू आएगी रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड कर लेना है और कैलकुलेट कर लेना हमने उसकी वैल्यूज को, वॉल्यूम को बाय सब्ट्रैक्टिंग इनिशियल वैल्यू फ्रॉम द फाइनल। तो आपने फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस किया तो आपके पास उसकी जो वैल्यू निकल आएगी। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है
अगर पानी हमारे पास सिलेंडर में इनिशियल वैल्यू कितनी थी 30 सेंटीमीटर क्यूब था, और अगर हमने समर्ज कर दिया ऑब्जेक्ट को तो हमारे पास कितना हो गया 55 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला करते थे वॉल्यूम हम ऑब्जेक्ट क्या आएगा 55 माइनस 30 तो हमारे पास आ गया 25। तो ये हमारे पास आ गया उस इरेगुलर शेप का जब हमने 30 सेंटीमीटर क्यूब के पानी के अंदर इसे समर्ज किया और जो इसका लेवल था वो कितना हो गया 55 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से जो हम लोग जो है अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप आ रही है तो उसका जो हमारे पास वॉल्यूम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखने थे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। फिर भी किसी में कोई सवाल हो, क्यूरी रही हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके जो पीडीएफ नोट्स है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।